हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈप्टर स्टार्ट ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਊਕਲੀਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ AMU ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ 1.66 × 10⁻⁻27 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਬਾय ਚੈਡਵਿਕ, कि न्यूक्लियस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ Z ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਐਂਡ A ਇਜ਼ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਦ ਟੌਪਿਕ ਮਾਸ ਐਨਰਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੋਰ ਡਿਸਟਰॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एल्बर्ट आइनस्टाइन ने सानू दस्सिया कि एनर्जी ते मास सैपरेटली कंजर्वड नहीं है, दोनों कंबाइंडली कंजर्वड है, कि मास ते एनर्जी एक दूजे दे विच चेंज हो सकते हैं, कि मास एनर्जी दे विच चेंज हो सकता है तो एनर्जी मास दे विच चेंज हो सकती है। इस तरह दी सानू बहुत एग्जाम्पल्स मिलदियां कि मास एनर्जी एक दूजे दे विच कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जिथे भी असी कंजरवेशन ऑफ एनर्जी की गल करते हैं, इट मीनस मास एंड एनर्जी आर कंबाइंडली कंजर्वड। ठीक है, तो रिलेशन की है जिसनों मास एनर्जी इक्वलेंस कहते हैं, ये असी +1 दे विच भी स्टडी किया सी। मास एनर्जी इक्वलेंस E इज इक्वल टू mc², वेयर m इज़ मास जिहड़ा कि एनर्जी दे विच कन्वर्ट हो रहा है, c इज़ स्पीड ऑफ लाइट एंड E जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, c की वैल्यू तुहानूं पता है जी, c इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड विच इज़ स्पीड ऑफ लाइट। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए जे स्मॉल मास चेंज होएगा ना एनर्जी दे विच तो बहुत ज़्यादा वैल्यू दे विच एनर्जी लिबरेट होएगी। ठीक है, स्मॉल मास कितना कुछ स्मॉल मास की असीं गल करते हैं जी। चलो सपोज करो कि असीं मास लैंदे आ 1 AMU। ठीक है, 1 U जिसकी वैल्यू है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। हुण असीं देखते हैं कि इस दे जे इन्ना मास कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा है, खत्म हो रहा है, एनर्जी बदल रहा है, तो कितनी एनर्जी लिबरेट होएगी। तो असीं फॉर्मूला यूज़ करांगे E इज़ इक्वल टू mc²। ठीक है, असीं वैल्यूज़ पुट करते हैं, m की वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, तो c की वैल्यू है जी इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड² पर सैकेंड, तो उसका असीं कर देंगे जी स्केयर mc²। हुण इसनूं सॉल्व करते हैं। देखो जो सॉल्व करांगे इसनूं, क्योंकि ये kg च है, ये मीटर पर सैकेंड च है, तो आंसर जूल च आएगा। साडे कोल एक रिलेशन हुंदा है, जे असीं इहनूं चलो इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच कन्वर्ट करना चाहिए, तो एक रिलेशन हुंदा है कि 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, आंसर जूल च आएगा जी। असीं जूल नूं इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच कन्वर्ट करना है, तो असीं की करांगे जी, इस सारी वैल्यू नूं जो ये आ रही है 1.66 × 10⁻⁻27 मल्टीप्लाइड बाय 3 × 10⁸ हो जाएगा 9 × 10⁻16। इनू डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 दे नाल, तो हुण आंसर जो है जूल की बजाय इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, असीं 10 दी पावर सैपरेट कर लांगे सॉल्व, तो बाकी नूं असीं मल्टीप्लाई कर लांगे जी। ठीक है, तो जे असीं इसनूं 10⁻6 नाल होर डिवाइड कर दिंदे आ, मतलब इत्थे मैं 10⁻6 का फैक्टर लगा दिंदा, तो ये बन जाएगा जी MEV मिलियन इलैक्ट्रॉन वोल्ट। तो सारा सॉल्व करके बन जाएगा 931 मिलियन इलैक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, M वैसे सिंबल मैगा का होंगे, तुसीं +1 च कीता होना 1 मैगा, जिस दे नाल जो भी तुसीं लगा लो यूनिट ऑफ सैकेंड, तो 10⁻6 की पावर आती है। ठीक है, तो इत्थे असीं जो इलैक्ट्रॉन वोल्ट के नाल यूनिट यूज़ करते हैं मिलियन, क्योंकि 10⁻6 एक्चुअली मिलियन का मिलियन नूं रिप्रजेंट करता है। तो 1 U जो मास है 1 U दैट इज़ इक्वलेंट टू 931 MeV। नॉट इक्वल नहीं, मास एनर्जी के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, इक्वलेंट कि इन्ना मास डिस्ट्रॉय होएगा तो इन्नी एनर्जी 931 मिलियन इलैक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिबरेट होएगी 1 U मास डिस्ट्रॉय होने। तो तुम सोचो कि
ਸਮੋਲ ਮਾਸ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮੈਂਡਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ, 8 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ 16 ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1.00866 U। ਤਾਂ ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 16.12744 U। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਮਾਸ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 15.99493 U। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 0.1369 U ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਸ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ, ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ M ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਨਸਟੀਚੂਐਂਟਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਸ ਘਟ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਮਾਸ ਤੋਂ। ਇੰਨਾ ਮਾਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, E = mc², ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਡੈਲਟਾ M ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਪਰ ਸਮਝੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। MP ਇਜ਼ ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ? Z। ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? A - Z, ਮਤਲਬ A ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਹੈ। A - Z ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਸ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ। ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ M ਨੂੰ ਅਸੀਂ c² ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦਿਸ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ? ਤਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ એનર્ਜੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ, ਕਿ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਨਾਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਿਬਰੇਟਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਜੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਦ એનર્ਜੀ EB ਜੋ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਹੈ of the nucleus if we separate the nucleus into nucleons। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ
न्यूक्लीयर बाइंडिंग एनर्जी। तो ये डेफिनेशन है जी न्यूक्लीयर बाइंडिंग एनर्जी की, तो इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सैपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स इन फाइनाइट डिस्टेंस अवे इज़ कॉल्ड न्यूक्लीयर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो जे असीं एक न्यूक्लियॉन ही उहदे विचों रिमूव करना होवे तो उहनूं कहंदे आ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी नूं न्यूक्लियॉन दे नंबर नाल, ये हुंदा जी मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ए इज़ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो जे असीं बाइंडिंग एनर्जी नूं ए नाल डिवाइड कर दिंदे आ तो इट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की है? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, या इसनूं कहंदे आ जी एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नीडड टू सैपरेट अ न्यूक्लियस इनटू इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। तो इस ते बेस्ड एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। जे असीं इस साइड ते बाइंडिंग एनर्जी नूं प्लॉट करते हैं, MEV दे विच देखो बाइंडिंग एनर्जी मिलियन इलैक्ट्रॉन वोल्ट जिसनूं कहंदे आ। इस साइड ते बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, एक न्यूक्लियॉन नूं रिमूव करन दी एनर्जी। ठीक है, इस साइड ते मास नंबर है कि 0 तो असीं स्टार्ट करके ते 250 तक प्लॉट कर रहे हैं, मतलब हैवी न्यूक्लियस तक पहुँच रहे हैं। हुण जिन्नी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसी न्यूक्लियस की ज़्यादा है, इट मीनस उन्ना वो स्टेबल है, उन्नी ज़्यादा एनर्जी चाहिए आपां नूं एक न्यूक्लियॉन रिमूव करन लई। जिन्नी किसी की लैस है उन्ना ही वो जिहड़ा न्यूक्लियस है वो लैस स्टेबल है। जिवें देखो असीं स्टार्ट कर रहे हैं विद 2H मतलब ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसनूं असीं ड्यूटीरियम कहने हैं। तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी देखो 2 MEV तो भी घट है, इट मीनस इट इज़ अनस्टेबल। उस तो अगे आ जाती है जी 3H की। 3H इज़ रैलेटिवली मोर स्टेबल, 2 तो ज़्यादा 2 MEV तो ज़्यादा उसकी एनर्जी है। उस तो अगे आ जाता जी हीलियम, तो देखो जी कितना स्टेबल हो गया, 6 MEV तो इसकी ज़्यादा एनर्जी है एक न्यूक्लियॉन नूं रिमूव करने लई। हीलियम तो बाद फिर करव डाउन आती है जी, हीलियम तो अगे क्या आंदा लिथियम, तो लिथियम की फिर घटती है। उस तो अगे फिर जिहड़ा कार्बन है उसकी फिर वध जाती है जी, कार्बन तो अगे नाइट्रोजन की घट है, ऑक्सीजन की फिर ज़्यादा है जी। ठीक है, तो एक मतलब देखा गया कि जिहड़े जिन्हां दे विच ईवन प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स है ना, ईवन प्रोटॉन्स ईवन न्यूट्रॉन्स, ईवन मतलब ईवन नंबरस 2 4 6 8, वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है। जिवें देखो हीलियम 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स 4 टोटल कार्बन ते ऑक्सीजन। ऑड वाले थोड़े जिहे लैस स्टेबल है, ऑड तो थल्ले आती है। उस तो बाद जो मिडल च पहुँच जाता है तो आयरन जो है ये सब तो ज़्यादा स्टेबल है, इसकी जो एनर्जी है 8.75 MEV है। ठीक है, तो उस तो बाद एक मिडल रेंज आ जाती है जी जी कि सब तो ज़्यादा स्टेबल है। जिमें जिमें असीं हैवीयर वाली साइड पर जाते हैं, यूरेनियम वाली साइड पर जाते हैं, फिर बाइंडिंग एनर्जी घटती है। इहदा मतलब वो भी न्यूक्लियस कुछ ना कुछ इन्हां तो घट स्टेबल है। ठीक है, इस करके ना सानूं 2 फिनोमेना न्यूक्लियस दे विच देखण नूं मिलदे हैं, एक न्यूक्लीयर फिशन तो दूसरा न्यूक्लीयर फ्यूजन। न्यूक्लीयर फिशन की है? न्यूक्लीयर फिशन है कि जो ये हैवी न्यूक्लियस है ये रैलेटिवली लैस स्टेबल है, तो ये ब्रेक होंदे है जी तो स्टेबल रेंज दे विच आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बिग न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है स्मॉल न्यूक्लियस दे विच ऑफ मिडल रेंज, इसनूं न्यूक्लीयर फिशन कहते हैं, मतलब टुटना न्यूक्लियस का। दूसरा है न्यूक्लीयर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होंदा जुड़ना, 2 स्मॉल न्यूक्लियस जुड़ के बिगर न्यूक्लियस बना लेंगे जिहड़ा कि रैलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होवे। जिवें ड्यूटीरियम 2 ज्वाइन करके हीलियम बन सकते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, 2H + 2H 4H ही बन सकता है। तो 4H ही तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है जी एज़ कंपेयर टू 2H। तो जो अनस्टेबल है वो कंबाइन करके स्टेबल बनते हैं। तो इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज़ रिलीज, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज। ठीक है, तो ये प्रिंसीपल है न्यूक्लीयर फिशन तो न्यूक्लीयर फ्यूजन का। फिर प्रिंसीपल वही काम करता है जी, E = MC² सारे दे विच। ठीक है, चलो ये बाइंडिंग एनर्जी करव दियाँ कुछ फीचर्स सीगियां जिसनूं तुसीं समझिया जे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नैक्सट टॉपिक इज़ न्यूक्लीयर फोर्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। न्यूक्लीयर फोर्स की चीज़ है? तो देखो न्यूक्लियस दे विच बहुत छोटी जी स्पेस है जिस दे विच बहुत सारे प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स एक स्मॉल जी स्पेस दे विच
ਬਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮੋਲ ਜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਮਚ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ। ਸਿਮਿਲਰ ਚਾਰजेस ਰਿਪੈਲਸ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸਿਸ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਈਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ 100 ਟਾਈਮਸ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਕੂਲਮਸ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਬਾਈਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਟੂਗੈਦਰ देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। एक बहुत अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रही है, टोटली डिफरेंट काइंड, जी कि उस तो बिल्कुल डिफरेंट तरह की है। इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि ये इन्नी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए है टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन द प्रोटोन्स, कि वो प्रोटोन्स दियां रिपल्शन के बावजूद एक दूजे नाल बाइंड किए हुए हैं, ठीक है। एंड टू बाइंड बोथ प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द टाइनी न्यूक्लीयर वॉल्यूम, ठीक है। न्यूक्लीयर फोर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਬਾਈਂਡਸ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਟੂਗੈਦਰ ਇਨ ਦਾ ਟਾਈਨੀ ਸਪੇਸ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਰਿਪਲਸਿਵ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸਿਸ, ਕਿ ਰਿਪਲਸਿਵ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਨੀ ਸਪੇਸ ਸਮੋਲ ਜੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ स्टडी करते हैं कि न्यूक्लीयर फोर्स किस तरह की फोर्स है, ठीक है। पहली गल तो जी इट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन नेचर, कि ये सब तो स्ट्रोंग फोर्स है, स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। ये कूलम फोर्स तो 100 टाइम ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो 10 रेज़ टू पावर 38 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रोंग है, ठीक है। नंबर 2 इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज है जी, सिर्फ न्यूक्लीयस के विदिन जो डिस्टेंस है उनके विच ही वो न्यूक्लियोन्स को अट्रैक्ट करेगी। आ देखो ग्राफ भी बनाया कि R0 जो न्यूक्लियोन्स के विच डिस्टेंस है उत्थों तक काम करती है, जो डिस्टेंस वधन लग पैंदा 2 फर्मी हो गया 3 फर्मी हो गया तो फोर्स 0 हो जाती है। मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो उसकी स्पेस के आउटसाइड उसकी कोई वैल्यू नहीं जी, 0 हो जानी है जी। 3 इट इज़ अ सैचूरेटेड फोर्स। सैचूरेटेड फोर्स है जी। सैचूरेट का मतलब कि एक कुछ एक न्यूक्लियोन जो है ना उसके अराउंड कुछ न्यूक्लियोन्स को ही अट्रैक्ट कर सकता है, सारे न्यूक्लियोन्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। कि ये वाला न्यूक्लियोन्स भी सारे न्यूक्लियस के जिन्ने न्यूक्लियोन्स पे सारे ही अट्रैक्ट करी जाए, नहीं कुछ रेंज है उसकी जितों तक उसके अराउंड न्यूक्लियोन्स को अट्रैक्ट करना है, तो सैचूरेटेड है, लिमिटेड है, ठीक है जी। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस फोर्स इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट। ये सब तो इंपॉर्टेंट है जी, चार्ज इंडिपेंडेंट है। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब की है, चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब है कि दो प्रोटोन्स के विच जिहड़ी फोर्स है दैट इज़ सेम एज द फोर्स बिटवीन 2 न्यूट्रॉन्स एंड इज सेम एज द फोर्स बिटवीन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। कि न्यूक्लियस के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है भी ये प्रोटोन है न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो दोनों के विच जो फोर्स है दैट इज़ सेम, ठीक है। बट दिस फोर्स इज़ स्पिन डिपेंडेंट, कि ये स्पिन पर डिपेंड करती है फोर्स। जे असीं एक गल करिए स्पिन की तो दिस फोर्स इज़ स्पिन डिपेंडेंट। बट इस लैवल तो तुहानूं समझाना है जी कि न्यूक्लियोन की स्पिन की हुंदी है तो इट इज़ आलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत हायर लैवल का काम है। जिस तरह असीं एटम्स दे विच इलैक्ट्रॉन की स्पिन की गल करते हैं ना, स्पिन क्वांटम नंबर, तो उसी तरह कुछ क्वांटम नंबरस न्यूक्लियस दे विच न्यूक्लियोन्स दे भी होंदे हैं, ठीक है। तो इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस कि टू एक्सप्लेन यू स्पिन डिपेंडेंस। चलो याद रख लिया जी कि स्पिन डिपेंडेंस, जो तुम हायर लैवल पर कुछ फिजिक्स करोगे तो तुहानूं याद आएगा जी, ठीक है। एक होर बड़ी इंटरस्टिंग चीज़ है जी इस फोर्स बारे कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਫੋਰਸ ਬਿਕਮਸ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਪਲਸਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਪਲਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਇਹ ਨੋਨ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈ, इट इज़ नॉट अ सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजरवेटिव,
कि कंजरवेटिव भी नहीं है। देखो +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ। +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਬਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ, ਥੀਸ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਨੋਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੋਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਹੈ ਤੇ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।